हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड, हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं NCERT सीरीज, जी हाँ, उसका आज सेट नंबर 13 है। और ये पॉलिटी सेट का जो टोटल 4 सेट है पॉलिटी का, उसका ये आखिर सेट अर्थात लास्ट सेट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? ये थे रामास्वामी, न्यायमूर्ति V रामास्वामी। ठीक है, तो इसकी ये हालांकि ये असफल हो गया था, 1991 की ये बातें हैं। और जो सदन में, जो संसद यानी सदन में महाभियोग के लिए या हटाने के लिए चाहिए कितना बहुमत होता है? 2/3। ठीक है, सदन में जो उपस्थित है, ठीक है, सदन में यानी उपस्थित, सदन का उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। लेकिन इसमें हुआ ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है इस मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इसलिए ये पास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत की सभी अदालतों को माननी पड़ती है। जी हाँ, जो इसका निर्णय होता है वो साक्ष्य के तौर पे रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें नहीं है, तबादला कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। जी हाँ, ये न्यायालय का विशेष अधिकार है। एक तो 2 तरीके से मुकदमे मंगा सकता है, एक तो रिट के माध्यम से, कोई जो उत्प्रेषण रिट होता है, सर्स्योररी रिट, ठीक है, उत्प्रेषण, कोई मामला अदालत में चल रहा है तो मंगा सकता है। दूसरा, विशेष अनुच्छेद के माध्यम से इसको मंगा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। ये भी बातें सही है, अर्थात गलत हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 3, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति किसे है? स्वाभाविक सी बात है, स्वयं के निर्णय को पुनर्वीक्षण कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर है, कथन और कारण है। मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकती है। ये बातें सही है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन है या न्यायिक समीक्षा शब्द है, एक्चुअली में हमारा संविधान के USA के संविधान में इसका उपयोग किया गया, शब्द को लिखा गया है, बट हमारे संविधान में नहीं है, बट हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, संविधान में नहीं है, बाद के निर्णय में ऐसा चीज़ें आया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ए सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 5, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? यह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। और संविधान आया कब है? 94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। क्या है? ये बातें सही है, जो अनुच्छेद 143 कहता भी है। सर्वोच्च न्यायालय के एक युक्त यानी कंडीशनली समय के भीतर परामर्श देने की बाध्यता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को जब लगे वो दे सकता, लेकिन बाध्यता नहीं है। यानी क्या हो जाएगा? कथन सही पूछ रहा है तो केवल और केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट 7, संघीय मामले से संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का एक क्या है? संघ का मामला है तो वो मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक क्षत्राधिकार है। क्या हो जाएगा? मौलिक क्षत्राधिकार हो जाएगा। 3 मौलिक क्षत्राधिकार से संबंधित है। एक तो संघ और राज्य के बीच है, दूसरा राज्य और राज्य प्लस संघ के बीच है, और तीसरा राज्य प्लस राज्य के बीच है। ये 3 तरह के क्षेत्राधिकार है। और पीले क्षेत्राधिकार
तो जानी जाए विशेष तरीके से सलाहकारी, जो कभी जस्ट ऊपर आप देखे थे 143 वाला, और रिट संबंधी अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का रिट है उसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया। और कितने तरह के रिट है, तो कुल 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट 7, वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है, तो ये एक्चुअली से कोई आधार नहीं है, एक परंपरा है, ठीक है, ऐसा परंपरा है और इसी विकसित परंपरा को पालन किया जाता था। हालांकि ऐसे 2-3 बार हुआ है जिसको पालन नहीं किया गया। जैसे अभी एक और परंपरा देख सकते हैं कि जो लोकसभा में जो विपक्ष से किसी एक पार्टी को उपाध्यक्ष के तौर पद को दिया जाता है, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है, एक परंपरा है। नेक्स्ट 9, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो डैश अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ये चर्चा कहाँ पर है, पहली अनुसूची में। कहाँ पर है, पहली अनुसूची में, ठीक है। एक जो है वेतन भत्ता से रिलेटेड है, दूसरा जो है शपथ, तीसरा शपथ से है, चौथा जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है, पांचवा जो है वो अनुसूचित जाति व जनजाति की विशेष प्रावधान किया गया है, छठा जो अनुसूची है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, एटीएम ये राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 7 जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, विषय का विभाजन से संबंधित है, शक्ति का पृथक्करण से है। 8 जो है भाषा से रिलेटेड है, जो मूल संविधान में 14 भाषा था। 9 जो है वो है जमीन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है। 10 जो है दल बदल से है। 11 जो है वो यानी एक सेकेंड, जो 9th अनुसूची है ये जमींदारी जो था, जो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, 31 बी का पार्ट था। 10 जो है वो दल बदल है। 11 पंचायती राज है और 12 जो है वो नगर निगम है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है। भारत अर्थात इंडिया क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या यूनियन है, भारत क्या है यूनियन है। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये शब्द लिया गया है कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। नेक्स्ट 11, संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है। तो ये शिक्षा की बात किया जाए तो समवर्ती सूची है, ऑप्शन नंबर बी में समवर्ती सूची है। नेक्स्ट 12, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कथन और कारण है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया। यानी ये क्या हो गया, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, एक तरह से जो AF स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आसपा वाला जो है यह है। संविधान का अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देती है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाता है। ये बातें दोनों ही सही है, कथन और कारण, ठीक। इसको देखिए फिर से समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो अधिकारी है, ठीक है, जो अधिकारी है, जैसे मतलब IAS IPS, इसको मूल अधिकार पर प्रतिबंधित किया गया, यानी इसके पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, इसलिए अपना सभी मूल अधिकार को उपयोग नहीं करता है। और अनुच्छेद 34 क्या है, मार्शल लॉ, ठीक है, क्या है मार्शल लॉ, यानी सैन्य कानून। सैन्य कानून है, सैन्य कानून मतलब मूल अधिकार लागू नहीं होता है। यानी सैन्य कानून क्या होता है, किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गोली मार सकता है, उसके घर को तोड़ सकता है, उसको रोक सकता है, उसकी तलाशी ली जा सकती है, इस तरह से चीज़ें है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 257 होगा, 257 का ए, 257 का ए, तो ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 15, भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1970 के दशक में केंद्र
संबंध को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था? यह था पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 16, केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन 64 या 5th बीपीएससी 5th में पूछा है। ये हो जाएगा आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है कि इसका गठन हुआ था 1983 में। कब गठन हुआ था? 83 में। रिपोर्ट दिया 98 में। रिपोर्ट दिया 98 में, गठन हुआ 83 में। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 17, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1982 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया। उक्त समय या उक्त वक्त भारत का वायसराय कौन था, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन था। इसके कार्यकाल की बात की जाए 1880 से 1884, 80 से 84। नेक्स्ट 18, ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज करा दिया गया है और उसे पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित या हस्तांतरित कर दिया गया। ये बातें सही है। यानी पंचायती राज में कितना है? 29 है और नगर पालिका में 18 है। तो चलिए 29 वाला तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे उन 29 विषयों को पंचायत राज संस्था को स्थानांतरित करें। ठीक है, जो कि अनिवार्य ऐसा नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। और जो 29 विषय है इसमें भी दो तरह के विषय है, एक जो अनिवार्य विषय है और एक जो ऐच्छिक विषय है, यानी ऐच्छिक विषय यानी विकल्पिक है, ऑप्शनल है। तो 29 विषय तो है लेकिन अनिवार्य विषय टाइप का नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, यानी सही बात हो जाए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, गलत या सही? क्वेश्चंस हाँ कह रहा है सत्य कथन कौन सा है? केवल एक ही सत्य था जो 29 विषय वाला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? यानी पेशा एक्ट। ठीक है, ये किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में। कब बनाया गया था? 1996 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे लागू नहीं होता है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 20 नंबर है कथन और कारण है। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव कराने की होगी। जी हाँ, पंचायत राज संस्था में ये बातें कही गई है, ये बातें सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगा। जी नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, स्थानीय निकाय के लिए प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उससे स्वतंत्र है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, यानी ए सही नहीं, ये गलत हो जाएगा, मतलब एक ही सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। सी वाला क्या हो जाएगा? आर ए सही और आर गलत। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाकों के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय की नहीं गई है? तो इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो, ऐसी बातें नहीं की गई है। कम से कम 50 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? 5 यानी 5,000। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। इलाके की कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। जी हाँ, शहरी इलाका के लिए जरूरी है कि 3/4 जो है वो गैर कृषि कार्य में उसका काम धंधा चलता हो। उसके अलावा इलाकों का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर होना चाहिए। यानी दोनों ही बातें सही है। सॉरी, 3 बातें, 1 2 दोनों ही बातें सही है। ये सभी बातें 2011 की जनगणना है उससे लिया गया है। तो पूछ कर रहा है कि नहीं है, ऑप्शन नहीं बोला, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कारण क्या है कि यहाँ पे चाहिए 5,000 ना कि 50,000। 22 कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत स्थानांतरित विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत स्थानांतरित किया जा सकता है? तो चूंकि राज्य सरकार है तो प्राथमिक स्तर तक ही और माध्यमिक स्तर तक। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्राथमिक और माध्यमिक। नेक्स्ट, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 24 अप्रैल को। नेक्स्ट
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी अकेले 4 बार पूछ चुकी है। तो कब किया गया था? 1952 में। 1952 में। नेक्स्ट 24, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी डैश आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होने वाले चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। ये जो कथन है ना कि भारत जो गांव में बसता है, एक्चुअली वही कथन है। तो ये कथन किसका था? तो ये गांधी जी का था। किसका था? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उनका कहना था कि भारत, असली भारत गांव में बसता है। तो वही कथन ये परिलक्षित होता है। नेक्स्ट 25, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने का छूट प्रदान की गई? देखिए, छोटे राज्य से तात्पर्य है 20 लाख से कम आबादी वाले को। जो मिडिल स्तर है, पंचायत में 3 स्तर है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। जो मिडिल वाला है प्रखंड स्तर, उससे छूट दी गई है। ठीक है, उससे छूट दी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मंडल या तालुका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकते। किसी राज्य, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ा था कि 3 में संसद राज्य को बना सकती है, 2 राज्य को जोड़ सकती है, 2 राज्य मिलकर एक नया राज्य बना सकती है, या किसी राज्य को छोट बड़ कर सकती है। तो ये बातें क्या है? सही है। दूसरा कथन है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। तो ऐसी बातें नहीं है। प्रवेश की बातें अनुच्छेद 2 में है। और किसी राज्य को, नए राज्य को प्रवेश करना हो, यानी कि कोई राज्य का नाम, ठीक है, नाम पड़ा, उसको प्रवेश कराना हो, इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में है। तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन पूछ रहा है सही कथन, तो केवल क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट 27, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना था? तो 21 वर्ष था, बाद में उसे 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए थे। अनेक किया गया था। दूसरा है, ये बातें सही है, जो कि आप याद कर लीजिए 42 को, जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, संविधान को पूरी तरह से बदल दी, और एक तरह से मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है उन संशोधन को। उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधन को 43वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया गया। ये भी बातें सही है। यानी पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? न 1 न 2, अर्थात न 1 न 2, ऑप्शन डी। 29, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? मूल जो या बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना, तो ये था जो केशवानंद भारती बाद 1973 की बात है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 13 न्यायाधीशों का बेंच था, और ये निर्णय आया था 7-6 में। कितना आया था? 7-6 में। और इस बात को एक लोकप्रिय रूप है, नाम जो है मूल अधिकार वाद। क्या नाम है? मूल अधिकार वाद। अभी तक बात की जाए बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन है, तो एक तो जैसे पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, शक्ति की पृथककरण, कई चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है। बाकी बात की जाए, गोलकनाथ बात 1967 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। फिर AK गोपालन बात, ये 1950 का मामला है, मद्रास राज्य का था। इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक नज़रबंदी से संबंधित कानून को पारित किया गया था। उसके अलावा मिनर्वा बिल्स बात, ये 1980 का बात है। ये भी इसमें यह कहा गया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात इस दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलापन का संतुलन कमजोर हुआ है। ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामले में बुनियादी संरचना का तत्व को निर्धारित करने का प्रयास किया। जी हाँ, जैसे बताए थे ना, पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता,
उसके बाद पृथककरण, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हैं, यानी अलग अलग बाद में दिया गया है। तो ये केवल और केवल सत्य पूछ रहा है तो बी हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी संरचना कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि संविधान की जो संतुलन और बेहतर तरीके से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये जापान का संविधान है। कहाँ का? जापान का संविधान को शांति संविधान के रूप में जाना जाता है, और ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 32, ये कथन और कारण है, तो देखते हैं। संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक तथा राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे संविधान के प्रति नैतिकता भी है, दायित्व भी है, राजनीतिक भी है। तो ये कथन क्या है? गलत है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है, कानून एक बात है तथा मूल बिल्कुल ही अलग है बात है। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? जीवंत दस्तावेज है। क्या है? जीवंत दस्तावेज है। इसलिए क्या है? बिल्कुल मूल बिल्कुल ही अलग बात है, ठीक है। कानून जरूर है, उसके मूल अलग है, लेकिन ये दोनों ही कथन क्या है? सॉरी, ये कथन गलत है और आर कथन सही हो जाएगा, यानी एक गलत और सही। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 33 कह रहा है कि सही माना जाएगा। भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन सा बात सही माना जाएगा? तो क्या उपलब्धि है संविधान की? तो देखते हैं। संविधान में उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शकल देकर उसे मजबूत किया गया। जी हाँ, उदारवादी की बात करते हैं, जो डीपीएसपी है, निरसक तत्व, 3 तत्व उसमें: उदारवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण और गांधीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। समाजवादी, उदारवादी और पूंजीवादी नहीं, इसमें उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी 3 दृष्टिकोण है। तो उदारवादी दृष्टिकोण है, तो ये चीज ध्यान देना है। संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये बात बिल्कुल ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है, विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी संविधान समूहगत अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ, ये बातें सही है। अगर आपके पड़ोसी से लड़ाई है, ये कतई नहीं है कि आपके लिए संविधान कुछ अलग निर्णय देगा, तो बिल्कुल नहीं, तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन होता डी। नेक्स्ट है 34। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थे? ये था पूंजीवाद और साम्यवाद का। किसका प्रतीक था? पूंजीवाद और साम्यवाद का, ठीक है। ये अगर बात की जाए बना दीवार तब, तो 1961 में 1961 में यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन, जो पश्चिम था, पश्चिम था, इसको पूर्वी बर्लिन, ठीक है, और मतलब जो पूर्वी बर्लिन अलग कर दिया गया पश्चिम और पूर्वी में, ठीक है, पूर्वी और पश्चिम में अलग अलग कर दिया गया था। और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा यह दीवार था। तो ये ध्यान देने बात है। और फाइनल बात की जाए तो 9 नवंबर को 1989 को इसको ध्वस्त कर दिया गया था। 35। यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है। ये विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में, 1991 में। इसमें ध्यान ये रखना है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पहले तो विघटन होके अलग अलग 15 राज्य में या देश में विघटित हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण 1922 में हुआ था। ये आपको ध्यान, क्योंकि विघटन तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको निर्माण भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट 36। वर्ष 1991 ईस्वी में किस देश के विघटन के उपरांत बोल्विया, अर्गोनिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया का स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व आया था? तो ये जो यूगोस्लाविया था, ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया के विघटन से ये देश आया है, ठीक है, ये देश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थ्योरी का तात्पर्य क्या है? ये जो शॉक थ्योरी था ना, एक तरह से साम्यवाद में पूंजीवाद की और अग्रसर से था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा जो साम्यवाद था, चूंकि विघटन हो गया था 1991 में, उसके बाद पूंजीवाद का दौर शुरू होता है। तो साम्यवाद से जो पूंजीवाद की ओर जो ये संक्रमण हो रहा है, यानी जा रहा है धीरे धीरे, ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं शॉक थेरेपी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 38।
सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? यह था लिथुआनिया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लिथुआनिया। और ये मार्च 1990 में ही ये घोषणा कर दिया था, मार्च 1990 में ही। लेकिन सोवियत संघ विघटन कब हुआ? 1951 में। गठन कब हुआ? 1922 में। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल देश नहीं है? तो जो अर्मेनिया है ना, ये शामिल नहीं है, बाकी एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया है। क्वेश्चन नंबर 40, कथन और कारण है। 1978 के बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये बात सही है। दिसंबर 1978 में दर्ग सेओंग ओपेन ने मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई और एक तरह से जो समाजवाद था या साम्यवाद था उससे ये दूर होता चला गया, पूंजीवादी की ओर ये अग्रसर हुआ, परिणाम हुआ ये देश विकसित हो गया। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों ही कथन और कारण सही है। ये मैच द फॉलोइंग है। 41 कह रहा है यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की बात की जाए तो 1957 में आया था। यूरोपीय परिषद, ठीक है, यूरोपियन यूनियन कब आया था? काउंसिल, यह आया था 1949 में। यूरोपीय 16 सी बी हो जाएगा सी नंबर। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन ये आया था 92 में। और यूरोपीय संघ यह आया था 48 में। कब आया था? 48 में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा क्या नंबर पर होगा। ब्रेक्जिट का तात्पर्य क्या है? क्या है ब्रेक्जिट का तात्पर्य? जो ब्रिटेन है ना, यूरोपीय यूनियन से जो निकला, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से निकलना, यही ब्रेक्जिट था। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कह रहा है कि 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने डैश पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना किया था। ठीक है, आसियान का स्थापना किया था। तो कौन सा घोषणा पत्र था? बैंकॉक घोषणा पत्र। नेक्स्ट 44, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1994 में। ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। सन 1949 ईस्वी की चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कौन था? तो माओ सेतुंग था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माओ सेतुंग जो साम्यवादी क्रांति के बाद ये चीन का आता है और ये सोवियत मॉडल को अपनाता भी है। माओ सेतुंग ऑप्शन नंबर 46 हो जाएगा। 46 नंबर। दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या कहलाती है? तो ये जो रेखा है 38 डिग्री 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। तो हाँ, ये नंबर हो जाएगा। 47, दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है घटना। तो पहला है बांग्लादेश की आज़ादी। ये कब हुआ था? 71 में। शिमला समझौता उससे पहले हुआ था, सॉरी हाँ, समझौता हुआ था, आज़ादी हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता, ये 1960 का घटना है। ताशकंद समझौता, ये 65 की घटना है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ताशकंद समझौता है ये 65 66 का है। और बांग्लादेश मार्च 1971। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 48, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साप्टा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 49, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? सरक्रीक रेखा कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी। लिट्टे क्या था? जिसका 2008 में खत्म हो गया और 9 से ये गिरिदो समाप्त हो गया। लिट्टे तो ये था क्या? लिबरेशन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिबरेशन था। श्रीलंकाई में लिट्टे कहा जाता है। इलम, इसका फुल फॉर्म बात करें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, इसमें इलम है, इलम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डेग हेमरशोल्ड, डेग हेमरशोल्ड उस समय कौन था? उस समय ये दूसरा महासचिव था। तो ये दूसरा महासचिव है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
53। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये 1945 में 24 अक्टूबर को ही क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। 54। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पूछ रहा है सही कथन। तो पहली बात यह है कि इसका गठन उस समय संस्थापक सदस्य कितना था, 51 था, ये बातें सही है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल मई 1945 में 2 महीनों तक लंबा सम्मेलन चला था, ये बातें भी सही है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बातें क्या है, सही है। 55। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या है। पहला है कि डेग हैमरशोल्ड, जस्ट ऊपर देखे थे कि दूसरा महासचिव था। ट्रेगवे ली ये था पहले महासचिव, और था अंतोनियो गुटेरेस, जस्ट अभी कुछ साल पहले तक रहा था, ये था चौथा, जो कि ठीक है, नौवां था, चौथा नहीं नौवां था। और यू थॉन्ट जो था ये तीसरा था, जो था वो तीसरा था। तो ऑप्शन कौन सा देखा जाए, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 56। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1957 में। तो ऑप्शन नंबर सी। गेट क्या है, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन कब आया है, 1995 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 58। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो अगर आप देखिए होइएगा तो उसमें बना रहता है जैतून का वृक्ष, ठीक है, विश्व की नक्शा और उसके चारों ओर जैतून का वृक्ष रहता है, वृक्ष की पत्तियां, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 59। कह रहा है पूर्ति कीजिए स्थान का। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे डैश कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। यानी ये क्या रोकने क्या कहा जाएगा, प्रतिरक्षा, क्या कहा जाएगा उसको, रोकने को अवरोध करना, किसी चीज़ को रोक देना, पहले बाधा उत्पन्न करना, अवरोध करना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 60। ये संधि है और ये देश है और सॉरी ईयर है। तो चलिए देखते हैं। पहला है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि यह आया था 1968 में। दूसरा है जैविक हथियार संधि, ये कब आया था 1972 में। और तीसरा है रासायनिक हथियार संधि, ये आया था 1992 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD, और ऑप्शन ए भी दिख रहा होगा। कथन और कारण है। पहला कथन है दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। ये बातें सही है, आए दिन क्या होते हैं, जैसे अब देखिएगा अभी जस्ट इराक ईरान में क्या हो रहा है, मतलब कि ये इराक ईरान नहीं, मतलब जो अभी हाइती जो विद्रोही हो रहा है, या फिर जो सोमालिया है, ये सब क्या आए दिन जो चोरी डकैती करते रहता है लाल सागर के पास। दूसरा है यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। जी हाँ, इसका कारण ये भी है, गरीबी है। तो ये दोनों ही कथन सही है, और कारण भी कहे, कारण गरीबी के कारण ही मारपीट होते रहता है, और शिक्षा के कारण। सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, जो कि एक जहाँ इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में। और ये ब्राज़ील का एक शहर है भी, और इसमें 170 ठीक है देशों और कई संगठनों ने शामिल हुआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है। 63 कथन और कारण है अटलांटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ये बातें सही है। यहाँ का अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैसों के जवाब का महत्वपूर्ण स्रोत। जी हाँ, जो CO2 का यहाँ पर क्या होता है स्टोरेज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये दोनों ही कथन क्या है, कथन और कारण सही है, और व्याख्या भी सही है। 64 भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था, 2002 में किया था। कब किया था, 2002 में। 63 भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण
से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। ये बातें सही है। भारत सरकार ने 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, ठीक है। ये बात भी 2010 में किया था, चूँकि ये 2001 में कर लिया था, 2010 नहीं 2001 है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 66, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या होना? मुक्त आवाजाही होना, प्रवाह होना। क्या होना? मुक्त प्रवाह होना, चीज़ों का बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देश में भेजना, आना जाना, यही होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाह। 67, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरर शहर में। ये बात क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, और सत्य वाला ये बातें सही है। दूसरा कह रहा है वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है, वैश्विक मंच है। ये भी बातें सही है। यानी पूछ रहा है क्या असत्य कथन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना 1 ना 2। 68, भारत की स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। इसलिए कल का दिन हमारे लिए क्या होगा? खुशी का भी होगा और गम का भी। ये बात कौन कह सकते हैं सिवाय एक महात्मा का? तो ये थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सीमांत गांधी के नाम से फेमस कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी ये फेमस है। लाल कुर्तीन का आंदोलन था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 70, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे बोल रहा है। 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर राजवाड़े के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस सहमति पत्र को डैश कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ पर क्या इंस्टीन है, यहाँ पर क्या है? डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ट्रीटी है, बट वह था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी। 71, स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत से अलग कर तेलुगु भाषाओं के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किस प्रांत से था? तो मद्रास प्रांत था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कब हुआ था? 1953 में। जो वो व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ठीक है, उसके बाद से सरकार ने फानर में ये एक्शन लिया था। नेक्स्ट 72, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल या स्वतंत्रता के बाद इस्तीफा क्यों दिया था? तो वो हिंदू कोड को लेकर था, कॉमन बिल को लेके। तो ऑप्शन हो बी नंबर हो जाएगा, हिंदू कोड बिल को लेकर, जिसमें से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार देने की बातें किया गया था, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 73, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, और 1951 की ये बातें हैं। आरएसएस। नेक्स्ट जो है NITI यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कब गठित किया गया था? 2015 का, 1 जनवरी 2015 का। 75, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था? ये 1931 में था, और कौन माने जाते सांख्यिकी के माने कौन जाते हैं? तो PEC महानलोबिस। ऑप्शन हो जाएगा 1। 76, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट 77, भारत एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 में ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया के बारुंड शहर में था, बडुंग शहर, इंडोनेशिया। नेक्स्ट 78, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले 2 देशों के नेता कौन थे? तो भारत की तरफ से कौन थे? नेहरू जी, और उधर तरफ से आज़ाद करने वाले चीन को कौन थे? चाओ लाई उन था। और माओ सेतुंग कौन है? तो चीनी क्रांति के जनक, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू और चाओ लाई
चाओ लाई ऊन होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 79, वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो कई बार पूछा जा चुका ये सवाल। तो कृष्ण मेमन साहब थे, वीके कृष्ण मेमन साहब, ठीक। ये क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस का आखिर क्वेश्चंस है, और ये 80 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आप ये इसका पार्ट 3 तक नहीं देखें, 1 to 3, तो आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आखिर क्वेश्चंस देख लेते हैं आज का। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध ताशकंद समझौते के मध्य या मध्यस्थता की भूमिका किस देश ने निभाया था? हमारा सदाबहार मित्र कौन सा है? तो सोवियत संघ, ठीक है। सदाबहार मित्र सोवियत संघ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।